हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में टीडीएस की मीनिंग को डिस्कस करेंगे, इसके ड्यू डेट्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही टीडीएस के कुछ सेक्शंस को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता क्या है। देखिए नाम से क्या समझ में आ रहा है कि टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। सोर्स जहाँ पे है ना, वहीं पे हमने क्या कर लिया, टैक्स को डिडक्ट कर लिया। अब यहाँ सोर्स ही इंपॉर्टेंट है। सोर्स मतलब क्या, किसी चीज़ की इनिंग जहाँ से हो रही है, स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब आपको इनकम। अब देखिए टैक्स लगता किस पे है, इनकम पे लगता है। तो सोर्स का मतलब क्या हो गया, आपका इनकम। तो जहाँ से इनकम रेज हो रही है ना, वो सोर्स जहाँ से आपको इनकम हो रही है, वही सोर्स पे पहले टैक्स को कट कर लिया जाएगा, फिर आपको इनकम दी जाएगी। सपोज मैंने जॉब करी, सैलरी आ रही है मेरी, तो अब क्या करना है कि मेरी जहाँ से जो मुझे सैलरी दे रहा है वो मेरी सोर्स ऑफ इनकम हो गई। सैलरी मेरी इनकम है, सोर्स वहाँ से आ रही है, एम्प्लॉयर की साइड से आ रही है। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, मुझे सैलरी इनकम मुझे देने से पहले क्या करने है, टैक्स कट कर लेना है। तो अगर मेरी इनकम देते वक्त पहले टैक्स को कट करके फिर मेरी इनकम जब दी जाएगी, तो उसी को हम कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब सोर्स पे जहाँ से इनकम जनरेट हो रही है, उसी सोर्स पे पहले टैक्स को कट करना है एंड देन रिमेनिंग अमाउंट आपको पे करना है। दैट इज ऑल अबाउट टीडीएस। सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टैक्स वेरी सोर्स ऑफ इनकम। मतलब जहाँ से इनकम रेज हो रही है वहीं पर टैक्स को डिडक्ट करके कलेक्ट कर लीजिए, टैक्स का अमाउंट कलेक्ट कर लीजिए। सो ये एक तरीके से क्या हुआ, एडवांस टैक्स हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना आपको जो टैक्स आप इनकम हो जाती, फिर साल के अंत में जब पूरा साल भर इनकम टोटल करता, फिर नेक्स्ट ईयर उस पर जाके ऐसे से टैक्स पे करता। तो यहाँ पे क्या हो गया, उतना वेट करने का नहीं, टैक्स तुरंत ही डिडक्ट होके कलेक्ट हो गया। तो इसीलिए एक तरीके से क्या हो गया, ये एडवांस टैक्स हो गया ना, कलेक्शन हो गया टैक्स का। और ये जब कलेक्ट किया जाता है तो इसे क्वार्टरली गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया जाता है। इट मीन्स कि अगर मैंने टीडीएस कट किया है तो मुझे ये टीडीएस का अमाउंट खुद के पास नहीं रखना है। इस अमाउंट को हमें किसे डिपॉजिट करना है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देना है, राइट। तो ये एक तरीके से एडवांस टैक्स है जो गवर्नमेंट को पहले ही मिल जा रही है ना। आपका साल भर की इनकम, उसके बाद उस पर टैक्स को एसेस करना, देन टैक्स जाना, उतना वेट नहीं करना, उससे पहले ही टैक्स कलेक्ट हो जा रहा है गवर्नमेंट को। तो ये इसलिए टीडीएस आया है। तो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, एनी कंपनी और पर्सन मेकिंग अ पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट अ सोर्स इफ द पेमेंट एक्सीड्स सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी पर्सन हो, पर्सन उनकी, पर्सन का मतलब उनमें डेफिनेशन में दी गई है इनकम टैक्स एक्ट में कि पर्सन कौन से लोग होते हैं ना, वो 7 लोग सारे के सारे पर्सन में आते हैं। तो कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन जो पेमेंट कर रहा है ना, अगर वो पेमेंट, जो चीज़ वो पेमेंट कर रहा है अपने एम्प्लॉई को या किसी भी सेकेंड पर्सन जिसको वो पेमेंट कर रहा है, अगर वो एक स्पेसिफिक अमाउंट से एक्सीड कर रही होगी, तो उन्हें वो पेमेंट करने से पहले टैक्स को कट करना पड़ेगा एंड देन पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस टैक्स को कट करना ये क्या कहलाता है, टीडीएस कट करना। क्लियर है। सो अभी हम क्या देखते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज होती है, मतलब टीडीएस जो कट करते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, और जिनका अमाउंट कट हो रहा है उन्हें क्या कहते हैं। तो जो कंपनी या पर्सन जो पेमेंट करती है, मतलब जो इनकम जनरेट करके आपको दे रही है, सैलरी से आप समझिए, सैलरी सबसे ईजी एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए। तो सपोज करिए कि आप उस लिमिट में आ रहे हैं जहाँ पे आपका सैलरी से टीडीएस कट होना, क्योंकि सभी की सैलरी से टीडीएस नहीं कट होता है, पर एक स्पेसिफाइड लिमिट होती है, जब उससे एक्सीड करता है तो आपका टीडीएस कट होगा। तो सपोज करिए आपका एम्प्लॉयर आपको पेमेंट करना है सैलरी, आपको एम्प्लॉयर आपको सैलरी पे करेगा। तो जब आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी पे करेंगे ना, तो पहले वो क्या करेंगे, टीडीएस को कट कर लेंगे। तो जब वो टीडीएस कट कर रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे, हम डिडक्टर कहेंगे। और आपको सैलरी मिलनी थी, आप वो पर्सन थे जिसको वो पेमेंट रिसीव होने वाली थी, तो आप क्या कहलाएंगे, डिडक्टी। मतलब आपके अमाउंट से टीडीएस को डिडक्ट किया गया है, आप डिडक्टी हैं। जिसने डिडक्ट किया है एम्प्लॉयर, वो आपका क्या कहलाएगा, डिडक्टर, है ना। तो जो भी टीडीएस डिडक्ट करेगा उसको हम डिडक्टर कहते हैं, और जिसके अमाउंट से डिडक्ट करता है, जिसको पेमेंट रिसीव की जाती है आफ्टर डिडक्शन, वो क्या कहलाता है, डिडक्टी कहलाता है, राइट। सो यहाँ पे टीडीएस को डिडक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी होगी, वो डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो टीडीएस को डिडक्ट करेगा और पूरा अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देंगे, है ना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिडक्टर की होगी, डिडक्टी की नहीं होगी। सैलरी का एग्जांपल लेके समझिए। तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी थी कि अगर ये स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड कर रही है सैलरी, तो आप टीडीएस को डिडक्ट करिए और तब रिमेनिंग अमाउंट अपने एम्प्लॉय को दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो पेनाल्टी वगैरह किस पे इम्पोज होगी, आपके एम्प्लॉयर पे, मतलब डिडक्टर पे इम्पोज होगी, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
वहीं पे अगर आपने टीडीएस तो कट कर लिया पर सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया तो भी आप पे पेनल्टी लगेगी, क्योंकि ये भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीडीएस कट करिए और कट करने के बाद उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दीजिए, राइट। सो बेसिकली ये जो टीडीएस है ना वो क्या है, ये गवर्नमेंट का एक टूल है। किस चीज़ का टूल है? टैक्स को कलेक्ट करने का, जिससे कि टैक्स इवेजन को मिनिमाइज किया जाए। देखिए टैक्स इवेजन क्या होती है? टैक्स की चोरी करना। अब टैक्स से चोरी कैसे करते थे कि लोग इनकम जनरेट हो जा रही है, इनकम हो रही है, लेकिन उस इनकम पर टैक्स नहीं देना चाहते थे, तो उस इनकम को हाइड कर देना या मतलब मैलिफाइड इंटेंशन के थ्रू अपने टैक्स को रिड्यूस करते थे, तो वो सब क्या के सब क्या रहता था? टैक्स इवेजन कहलाता था। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस तरह की चोरियों को बंद करने के लिए इनकम जहाँ से जनरेट हो रही है ना, तो पहले कुछ इनकम को इस तरह से कह दिया गया कि अगर ये इनकम इस लेवल से एक्सीड करेगी ना तो पहले इस पर टैक्स अभी ले लीजिए, आप बात का वेट ही मत करिए। जिस पर्सन की इनकम है टैक्स तो उसको देना चाहिए, लेकिन उस पर्सन का वेट ही मत करिए कि वो इनकम पे टैक्स देगा। आप चूंकि उस इनकम से एक्सीड कर गई है, एक स्पेसिफाइड लिमिट से इनकम एक्सीड कर चुकी है, तो पहले इनकम देने से पहले ही टीडीएस कट कर लीजिए। तो ये तरीके से टैक्स इवेजन को बचाने का एक टूल होता है ना, जो इन टैक्स बाद में जनरेट होने वाला, जो टैक्स की इनकम बाद में मिलती वो हम पहले ही डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दे रहे हैं ना। तो ये एक कलेक्शन का टूल है जो इसीलिए हमने कहा कि एक तरीके से एडवांस टैक्स है जो आपको पहले ही कलेक्ट हो जा रहा है, राइट। अब अगर हम डिडक्टिव की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो जो डिडक्टिव होता है वो क्या करता है कि जब वो अपना आईटीआर फाइल करेगा, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, है ना। और देखिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है? स्टेटमेंट होता है, आपने साल भर क्या कमाया, साल भर आपकी कितनी इनकम हुई, उसका जब आप पूरा लिख के देते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। अब हाँ, किसकी इनकम कितनी हुई है, वो क्या क्या लिख के देना चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसी को कहते हैं आईटीआर फॉर्म। तो आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आप जिस चीज़ के लिए भी एलिजिबल होंगे उसका फॉर्म भरेंगे, मतलब आपकी जिस तरह की इनकम होगी उसके लिए उस तरह का डिटेल लिखा होगा कि इससे इतने कितना गया, आपने क्या क्या किया, कैसे किया, वो पूरा डिटेल उसको फिल करते हैं आप। मतलब आप अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मैंने साल भर कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पैसे रेज करके कैसे इनकम जनरेट करी है, उसी को सिंपली हम कहते हैं आईटीआर भरना, इनकम टैक्स रिटर्न भरना। क्लियर है? और उस फॉर्म में जो भी स्टेटमेंट जिसका एलिजिबल होगा उसमें देंगे। सो बेसिकली जब एसएससी मतलब जिसका टीडीएस डिडक्ट हुआ, जब वो अपना पूरा इनकम कैलकुलेट करेगा, आईटीआर में फाइल करेगा, तो जिस इनकम पे उसका ऑलरेडी टीडीएस कट हो चुका है वो भी यहाँ पे इनकम आएगी। तो उस केस में एसएससी क्या कर सकता है, अपने आईटीआर में उस टीडीएस के लिए रिफंड ले सकता है, मतलब टैक्स रिफंड कर सकता है कि हम उस पर ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं तो वो हमें रिफंड कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, उसके लिए टीडीएस का सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, जिसको हम कहते हैं फॉर्म 26AS। और ये जो 26AS होता है ना, वो डिडक्टर इशू करता है, मतलब जो आपका जिसने आपको इनकम दी है ना, जिससे इनकम मिलती है, वो पर्सन आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करता है। अगर हम सैलरी का एग्जांपल लेके समझ रहे हैं तो सैलरी के एग्जांपल में जो एम्प्लॉयर है ना, वो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करता है ना। और एक चीज़ और बता दी, 26AS का जो फॉर्म है ना, वो आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं। बीइंग एन एम्प्लॉई या बीइंग एन एसएससी, मैं खुद भी अपना 26AS अपना टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट कर सकती हूँ। कहाँ से? ट्रेसेस नाम की साइट है, TRACES, ट्रेसेस की साइट से जाके हम खुद इसको जनरेट कर लेते, सब्जेक्ट टू कि हमें हमारे डिडक्टर का पैन नंबर वगैरह पता हो, मतलब जिसने हमारा टीडीएस डिडक्ट किया था उसका पैन नंबर और उसकी डिटेल्स हमें कुछ पता हो, तो हम खुद ही इस फॉर्म को जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस फॉर्म के थ्रू जो एसएससी है वो अपना टैक्स रिफंड भी मांग सकता है, क्योंकि वो इनकम का टोटल करके आईटीआर में फाइल कर रहा है और उस इनकम पे ऑलरेडी टैक्स दिया जा चुका है, तो जितना टैक्स दिया जा चुका है उसके लिए वो रिफंड ले सकता है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही इनकम पे दो बार टैक्स लगेगा, वहाँ पे इनकम देने वाले ने भी टैक्स कट कर लिया और जब आपके पास इनकम आई तो आप भी जब टोटल करके दे रहे तो उस पर भी टैक्स देंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लियर है सब? अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, अब हम बात करते हैं कि आखिर टीडीएस किस तरह के पेमेंट्स पर डिडक्ट होती है, मतलब कब कब टीडीएस को डिडक्ट किया जाता है, किस तरह की इनकम्स में टीडीएस कट किया जाता है। तो अगर आपको सैलरी प्रोवाइड की जा रही है, इन सारी ही चीज़ में ये ध्यान रखिएगा कि स्पेसिफाइड लिमिट सबकी नहीं कट होगी, एक लिमिट होती है, जब वो एक्सटेंड करती है ना तभी टीडीएस कट होता है। तो सैलरी, तो अगर सैलरीज की लिमिट एक्सटेंड कर रही होगी तब उस पर टीडीएस कट होता है, अगर सैलरी जो पे करते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट बाय बैंक्स जब इंटरेस्ट देती है, एफडी आपने करा रखी है, सिक्योरिटीज़ में आपने बैंक में इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट कौन दे रहा है? बैंक दे रही है। तो बैंक इनकम जनरेट कर रही है ना आपकी, तो बैंक को क्या करना होगा? टीडीएस डिडक्ट करना होगा, है ना, सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट। जब वो एक्सटेंड करेगा तभी। कमीशन, जब अगर कमीशन देते हैं, आप किसी को कमीशन पे कर रहे हैं, तो उस केस में कमीशन देने से पहले आपको टीडीएस कट करना होगा। रेंट पे करते हैं तो रेंट में भी आपको टीडीएस कट करके रेंट देना होता है ना। या कंसल्टेंसी, जो कंसल्टेशन फ़ीस वगैरह होती है या प्रोफेशनल फ़ीस है, अगर आप ये पे करते हैं तो ये किसी की तो इनकम हो रही है, आप पे कर रहे हैं, आपके लिए पेमेंट है, पर सामने वाले के लिए तो इनकम है ना। तो आप जब पे कर रहे हैं तो आप पहले टीडीएस कट करके तब उनको देंगे, है ना। इसीलिए जिसको कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्स से, इनिशिएशन से टैक्स डिडक्ट हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, वो टीडीएस नहीं डिडक्ट करते हैं। जैसे कि मैं इंडिविजुअल हूँ और मैं कहीं रेंट देती हूँ, तो मैं कहूँ कि मैं ओनर को रेंट देने से पहले टीडीएस डिडक्ट करूँगी, फिर ओनर को रेंट दूँगी। नहीं, इंडिविजुअल्स को ये नहीं होता है कि वो रेंट पेमेंट कर रहे हैं, या किसी प्रोफेशनल्स को, एडवोकेट को हो गया, डॉक्टर को हो गया, हम डॉक्टर को जा रहे हैं, डॉक्टर से अपना हेल्थ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और उनको हम जब उनकी फ़ीस देने लगे तो हम कहेंगे हम पहले टीडीएस कट करेंगे, तो ये गलत होगा। एक इंडिविजुअल को ये अलाउ नहीं है, राइट। सो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं टीडीएस के ड्यू डेट की। देखिए, टीडीएस के ड्यू डेट में एक चीज़ याद रखिएगा कि टीडीएस का ड्यू डेट होता है क्वार्टरली। अब यहाँ पे ड्यू डेट का मतलब समझिएगा। हमने ये बात तो समझ ली कि आपको इनकम जनरेट करने से पहले ही इनकम देने से, मतलब पेमेंट दे रहे हैं आप, तो सामने वाले की इनकम हो रही है, तो पेमेंट देने से पहले ही आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। ये बात तो क्लियर हो गई। हमने ये भी देखा कि जो डिडक्टर होता है, जिसने टीडीएस कट कर लिया, जो इनकम दूसरे को देने वाला है, जो पेमेंट कर रहा है, उसको टीडीएस कट करने के बाद वो पैसा किसको देना होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है, राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम बहुत सारा पेमेंट कर रहे हैं, तो कब हम करें? जैसे इस महीने मैंने बहुत सारे एम्प्लॉय को सैलरी दी, है ना, या मैंने बहुतों को कमीशन बांटा, तो अब हम कमीशन बांटे तो टीडीएस मान लीजिए वो आ रहा है कि उनकी इनकम पर्टिकुलर लिमिट से एक्सीड कर रही है, इसलिए मुझे टीडीएस कट करना था। तो मैंने कईयों को कमीशन दिया, मैंने टीडीएस कट करके रख लिया। मैंने सैलरी बांटी, मैंने टीडीएस कट करके रख लिया। अब ये कब तक, मतलब मुझे गवर्नमेंट को सबमिट करने के लिए मेरी कोई ड्यू डेट होनी चाहिए ना, तो उसी को हम कहते हैं कि टीडीएस का रिटर्न फाइल करना। मतलब आपने किसका किसका टीडीएस काटा है, कितने इनकम पे टीडीएस काटा है, कितना अमाउंट काटा है ना, वो आपको रिटर्न में फाइल करना पड़ेगा। मतलब उस स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा, है ना। रिटर्न इन द सेंस स्टेटमेंट आपको बताना पड़ेगा कि आपने किसका किसका कितना कितना अमाउंट कट किया है। अब जब आप उसको बताएंगे ना, तो उसको डिपॉजिट करेंगे, तो टीडीएस का चालान बनता है। मतलब जितना भी पैसा आपने कट किया वो आपका तो है नहीं, वो आपको किसको देना? गवर्नमेंट को। तो उसका चालान बना के आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है, या फिर आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर देते हैं, है ना। तो आपको वो सबमिट करना है, किसको? गवर्नमेंट को। तो उसी को हम बोलते हैं ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग टीडीएस रिटर्न। मतलब आपको ये पूरा टीडीएस जो भी आपने कट किया है, वो कितने टाइम पीरियड बाद आपको गवर्नमेंट तक सबमिट कर देना है, उनको सारी डिटेल बता देनी है, पैसा भेज देना है, उसको हम ड्यू डेट समझ रहे हैं, ठीक। तो अब मैंने आपसे क्या कहा कि टीडीएस क्वार्टरली जाता है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप कट कर रहे हैं ना, किसी का कमीशन पे टीडीएस कट कर रहे हैं, रेंट देते हैं टीडीएस कट कर रहे हैं, सैलरी पे टीडीएस कट कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्वार्टरली का मतलब हो गया कि 3 महीने तक आपने जितना दिया उसका एक्युमुलेट करके रखिए, 3 महीने के बाद आप उसको पेमेंट करिए। हर 3 महीने पे, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, साल में 4 बार आपको ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और 4 बार आपको टीडीएस का अमाउंट गवर्नमेंट को जमा करने पड़े। 3 महीने के बाद आपको ये जमा करना पड़ता है, इसलिए इसको कहते हैं क्वार्टरली, है ना। एक साल में कितने क्वार्टर होंगे? 4 क्वार्टर होंगे, तो 3 महीने पर आपको ये करना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको ड्यू डेट समझा दे रही हूँ। जैसे समझिए, पहला क्वार्टर कब आएगा? सेशन फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? अप्रैल टू 31 मार्च। मतलब अगर मैं अभी की बात की, फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है, तो 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2023 को ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा, राइट। अब ये पूरा 12 महीने का पीरियड बना, तो अब इसमें पहला क्वार्टर कब आएगा? तो अप्रैल से शुरू होता है सेशन ना, अप्रैल से पूरा ईयर फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, तो अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए, तो पहला क्वार्टर हो गया। अब पहले क्वार्टर का रिटर्न आप क्या कब करेंगे? नेक्स्ट मंथ की ड्यू डेट में, तो नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट तक आपका ड्यू डेट है, तो अप्रैल मई जून का कब आपको कर देना होगा? 31 जुलाई तक आपको रिटर्न फाइल कर देना होगा, राइट। तो अगर ये 22 की बात करें तो 31 जुलाई तक आपका पहला क्वार्टर का रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। अब दूसरा क्वार्टर कब से शुरू होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने फिर हो गए। अब इनका हम कब करेंगे? नेक्स्ट मंथ जो आता है, मतलब आपके नेक्स्ट
क्वार्टर का फर्स्ट मंथ, कई जगह ऐसे लिखा रहता है कि फर्स्ट क्वार्टर का ड्यू डेट कब होती है, नेक्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ की में होती है। तो लिखने का तरीका है, पर सिंपली समझिए 3 महीने का एक्यूमुलेट किया तो नेक्स्ट मंथ ही 3 महीने के बाद ही तो हम उसको देंगे। तो जुलाई अगस्त सितंबर का मैंने टोटल कर लिया, कितना कटा, कितना अमाउंट बना। अब उसको हम अक्टूबर में नेक्स्ट मंथ ही हम उसको क्या कर देंगे, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देंगे। फिर हम अक्टूबर में जितना कट करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, थर्ड क्वार्टर हमारा शुरू हो गया, उसका हमने नेक्स्ट मंथ मतलब जनवरी, जैसे क्वार्टर एंड होगा उसका जो नेक्स्ट मंथ होगा उसको हम डिपॉजिट कर देंगे 31 जनवरी 2023। अब लास्ट क्वार्टर हमारा क्या बना, जनवरी फरवरी मार्च। तो जनवरी फरवरी मार्च ये हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, इसके लिए हमें थोड़ा टाइम पीरियड ज़्यादा दे दिया जाता है। तो उसके लिए बोला गया क्या कि मार्च का अप्रैल नहीं, मार्च का 31 मई तक लास्ट क्वार्टर की डेट दी गई। तो लास्ट क्वार्टर की ड्यू डेट हमें बस याद रखना 31 मई। अच्छा ये भी आपको बता दूं कि समटाइम्स अगर इकोनॉमिकली या कंट्री से कोविड वगैरह का सिनेरियो था, तो इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ला के इस ड्यू डेट को एक्सटेंड भी करती हैं। जैसे 31 जुलाई तो इस ड्यू डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है इनकम टैक्स अथॉरिटी पे, और टाइम टू टाइम इसका अलग रहता है। पर फिक्स जो किया गया, जो रूल बनाया गया वो ये बनाया गया है। इज इट क्लियर? अब हम कुछ रिटर्न सेक्शंस देख लेते हैं, आपके टीडीएस के कुछ सेक्शन देखते हैं कि कैसे किसके अंदर क्या कट किया जाता है। जैसे हमने एक रखा कि सैलरी, भाई सैलरी पे टीडीएस कट होता है, राइट। तो इसको कौन सा सेक्शन हिट करेंगे, तो टीडीएस का सेक्शन 192 हिट होता है, ठीक है। 192 से ही पूरा टीडीएस का सेक्शन शुरू होता है। तो 192 के अंदर हम सैलरी में से टीडीएस कट करते हैं। अब कब कट करेंगे, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। सैलरी पे अगर मुझे टीडीएस कट करना है तो लिमिट क्या है, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी एससी है जिसका सैलरी से जो इनकम हो रही है वो जो एग्जम्पशन लिमिट है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख है, और जो अभी 2023 के बजट में 7 लाख होने जा रही है ना। तो जब एग्जम्पशन लिमिट, जो भी एग्जम्पशन लिमिट होती है, उस लिमिट से जब एक्सीड करती है ना, तब जाके आपको टीडीएस कट करना पड़ता है, राइट। अब पेयर का क्या मतलब हो गया, डिडक्टर, कौन करेगा कट। तो डिडक्टर का मतलब बट ऑब्वियस सी बात है, जो भी सैलरी दे रहा है, जो भी पर्सन ये सैलरी वाली इनकम देने के लिए एलिजिबल है, और वो जिस भी फॉर्म में दे रहा है, जैसे प्रॉफिट इन ल्यूज ऑफ सैलरी दे रहा है, या आपको अलाउंस के नाम पे एचआरए दे रहा है, मतलब ऐसा कोई भी टर्म में आपको दे रहा है, जिसको हम कहाँ टैक्सेबल करते हैं, जो 5 हेड होते हैं ना इनकम टैक्स एक्ट के, उसमें पहला हेड क्या होता है, सैलरी का होता है। तो अगर किसी भी फॉर्म में देता है पर वो फॉर्म सैलरी हेड में आती है, तो हम उसमें टीडीएस कट करेंगे, राइट। वो सब सैलरी हेड में जा रही है, इसलिए हम उसमें टीडीएस, वो सैलरी मानी जाएगी और उस पर टीडीएस कट होगा। क्लियर है? अब किसके अमाउंट से, किसकी इनकम थी, तो एम्प्लॉय की इनकम थी। इंडिविजुअल होना चाहिए, वो पर्सन जिसके आप टीडीएस कट कर रहे हैं वो कौन होगा, वो एक इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए, एम्प्लॉय होना चाहिए। कितना रेट ऑफ टीडीएस कट करते हैं, तो एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रेट इन फोर्स। जो भी स्लैब रेट में जो भी इनकम टैक्स रेट चलता रहता है, उसके रेट के हिसाब से इस टैक्स रेट को कैलकुलेट किया जाता है। और अदरवाइज 115 BEC में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन में जो भी मेंशन्ड है, उसके हिसाब से इस टैक्स रेट को कट किया जाता है। अब टाइम ऑफ रिडक्शन की बात करते हैं, तो जब पेमेंट किया गया हो, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जैसी सैलरी पे की जाएगी टीडीएस कट करके पेमेंट किया जाएगा। क्लियर है? इसी तरह हम बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, तो सेक्शन 193 के अंदर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। अगर आपने किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है और सिक्योरिटी से क्या आता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो जो इंटरेस्ट जनरेट हो रही है ना, उस पर भी टीडीएस कट होगी सेक्शन 193 के अंदर। अब वहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर वो इंटरेस्ट जो रिसीव हो रही है वो 10,000 से एक्सीड कर रही है किसी फाइनेंशियल ईयर में, पर किस तरह का, ये 10,000 का केस क्या है, 10,000 इंटरेस्ट एक्सीड करेगी कब, अगर आपने कोई 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड ले रखा है 2003, 7.75 सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड ले रखा है, 2018 का सेविंग बॉन्ड रखा है ना। इस तरह से बॉन्ड आते हैं, 2018 बॉन्ड आता है, 2003 बॉन्ड आता है। इस तरह का अगर आपने बॉन्ड रखा है और उस बॉन्ड से जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो कितने 10,000 से एक्सीड करेगा, तब क्या करना होगा, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है ये इंटरेस्ट का इनकम देने के लिए ना, उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। कितना डिडक्ट करना पड़ेगा, जितना भी इंटरेस्ट अमाउंट बन रहा है। सपोज करिए आपका 20,000 का इंटरेस्ट बना है, 20,000 आपको इंटरेस्ट मिला है, तो 20,000 का 10% मतलब आपका 2,000 रुपये कट करके 18,000 रुपये का इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। क्लियर है? और किसका कट किया जाता है, ये जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है जिस पर्सन को, वो एक रेसिडेंट होना चाहिए। कोई भी रेसिडेंट हो सकता है, वो कंपनी हो, कोई इंडिविजुअल हो, HUF हो, कोई भी, मतलब एक रेसिडेंट होना चाहिए, बस ये मैंडेटरी है। क्लियर है? और कब होगा, तो जब वो इनकम क्रेडिट हो या जब आपको रिसीव हो, दोनों में जो भी, जब पेमेंट की गई हो या जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, दोनों में जो भी पहले हो जाएगा उसी वक्त टीडीएस कट हो जाएगा।
राइट। दूसरा केस क्या है कि 5,000 से अगर एक्सीड करेगा तब भी हम टीडीएस कट करेंगे, लेकिन कौन सी सिक्योरिटी, अगर वो डिवेंचर है तो डिवेंचर का इंटरेस्ट अगर 5,000 से एक्सीड करेगा तब 193 एप्लीकेबल हो जाएगा और 10% का टीडीएस कट होगा, राइट। लेकिन ये जो डिवेंचर इशू किया गया हो वो कंपनी से इशू किया गया हो, कैसी कंपनी, जो पब्लिक कंपनी हो, राइट, तो उस केस में क्या होगा, ये आपका इंटरेस्ट कट होगा और अदर केसेस के लिए कोई लिमिट नहीं दी गई है। इसी तरह से हम बात करते हैं रेंट की। रेंट के लिए जो सेक्शन है वो 194I का सेक्शन है। अब अगर आप रेंट पे करते हैं, है ना, तो रेंट पे करते वक्त आपको टीडीएस डिडक्ट करके तब रेंट पे करना होगा। पर कब, ऐसा कब करेंगे, जब आप साल भर में 2,40,000 से ज़्यादा का रेंट देते हो। मतलब सपोज करिए कि मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे ले रखी है, मैंने अपनी प्लांट एंड मशीनरी को रेंट पे ले रखा है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, रेंट देंगे ना। तो जब हम रेंट दे रहे हैं और प्लांट एंड मशीनरी जो मैंने रेंट पे ले रखी है उसका रेंट 2,40,000 से एक्सीड करा, सपोज करिए 3 लाख का रेंट मुझे देना पड़ता है, तो ऐसी केस में जब भी मैं रेंट देने जाऊंगी, मैं एक इंडिविजुअल नहीं, मैं जब रेंट देने जाऊंगी तो उस केस में क्या होगा, वो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ही मैं रेंट दूंगी। यहाँ पे ये केस होता है, राइट। तो अब यहाँ पे कौन होगा, तो कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन वो इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, क्लियर। अब मैं अकेले, अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तब अगर मैं 2,40,000 से एक्सीड भी कर रही होंगी तो मैं जाके टीडीएस नहीं डिडक्ट करके दूंगी। इसका मतलब मैं एक कंपनी होना चाहिए। मतलब अगर कंपनी है और उसने कोई प्रोडक्ट, कोई मतलब कोई प्लांट एंड मशीनरी, कोई बिल्डिंग, कोई लैंड अगर रेंट पे ले रखा है, तो उस केस में वो जो रेंट पे करेगी कंपनी, वो क्या करेगी, टीडीएस को डिडक्ट करने के बाद पे करेगी। इज इट क्लियर। अब वहाँ पे भी वो कंडीशन दी गई है कि 1,50 लाख से एक्सीड कर रहा, पर इन शॉर्ट आपको लिखने के लिए सिंपल सी चीज़ है कि रेंट पे आप टीडीएस कट करेंगे जब 2,40,000 से एक्सीड करेगी, सब्जेक्ट टू कि आप इंडिविजुअली एचयूएफ नहीं हो, है ना। और कितना रेट ऑफ टीडीएस कट करेंगे, सपोज करिए आप 3 लाख का आपका रेंट है, आप हर महीने 3 लाख रेंट देते हैं, है ना, या आप जो रेंट जितना भी अमाउंट दे रहे हैं, ओवरऑल साल भर का रेंट जो है वो 3 लाख का बनता है। आप ऐसे समझ लीजिए साल भर का रेंट कितना बनता है, 3 लाख का रेंट बनता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैंने मशीनरी खरीदी थी तो 3 लाख का 2% निकालेंगे, अब 2% जितना भी अमाउंट आता है उसको लेस करके रिमेनिंग अमाउंट को हम रेंट के फॉर्म में दे देंगे। क्लियर है। तो ये हो गया। अगर हमने लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पे ले रखा है तो, या फर्नीचर्स वगैरह को हमने ले रखा है लैंड पे, तो उस केस में 10% का टीडीएस डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट हम पे करेंगे। जिससे भी हमने रेंट पे लिया उसको हम रिमेनिंग अमाउंट पे करेंगे। क्लियर है। इसी तरह आता है 194B। 194B का हम टीडीएस कब कट करते हैं, जैसे कि आपने देखा ना जो केबीसी का गेम वगैरह होता है या कोई इस तरह से चीज़ों में लॉटरी लग गई किसी की, तो लोग कहते हैं कि लॉटरी का अमाउंट इतना दिख रहा है पर टीडीएस कट करके हमें मिलता है, टैक्स वैक्स कट करके हमें कम ही अमाउंट मिलता है, तो वो एक्चुअली यही है। तो विनिंग फ्रॉम एनी लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल व कार्ड गेम्स या अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट, तो इस तरह से किसी भी गेम में अगर आपको कोई इनकम हुई है ना, तो उस केस में 194B के अंदर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब वो इनकम अगर 10,000 से एक्सीड कर गई, मेरी लॉटरी निकली, लॉटरी 50,000 की निकली, तो अब जब मेरी लॉटरी निकली और 50,000 की लॉटरी निकली, तो जो मुझे 50,000 देगा वो पहले क्या करेगा, 50,000 में से टीडीएस डिडक्ट करेगा एंड देन मुझे रिमेनिंग अमाउंट देंगे। ठीक है। अब कितना टीडीएस डिडक्ट होगा, 30% का फ्लैट, मतलब 50,000 का 30% निकाल के टीडीएस अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाएगा, जो रिमेनिंग बचेगा उतना ही मुझे दिया जाएगा। मेरा 1 लाख का अगर लग गया तो 30,000 तो वो रख लेंगे, 70,000 सब मुझे देंगे। इज इट क्लियर। तो सीधा फ्लैट 30% का टीडीएस लगता है। इसी तरह 194BB क्या होता है, हॉर्स रेस के लिए होता है। अगर आप हॉर्स रेस में विन करते हैं तो उस केस में अगर आपकी विनिंग अमाउंट 10,000 से एक्सीड कर रही है तो उस केस में अगेन टीडीएस डिडक्ट करना होगा और रेट कितना होगा, फ्लैट 30% का रेट लगता है, राइट। एक आता है इसी तरह कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स वगैरह, अगर लॉटरी की टिकट वगैरह आप सेल करते हैं और सेल करते वक्त कमीशन किसी को देते हैं, तो कमीशन अगर आप बांट रहे हैं कि लॉटरी का टिकट वगैरह ये लोग ले जाएं और सेल करें, उसके लिए आप कमीशन देते हैं, तो अगर आपका अमाउंट 15,000 से एक्सीड करता है, कमीशन का अमाउंट 15,000 से एक्सीड करता है, तो आपको 5% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एंड देन आपको रिमेनिंग कमीशन का अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये हमने कुछ स्पेसिफिक सेक्शन को यहाँ पे डील किया, इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, राइट। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा टीडीएस। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।